गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लीगल चर्चा पे आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे से आज एग्ज़ाम किया होगा। आज छत्तीसगढ़ पीसीएसजे का एग्ज़ाम था, तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चर्चा करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको केवल प्रयास करना है और प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो इसमें मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, अगर आपका 80 से ऊपर क्वेश्चन ठीक है तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि आपका नंबर आ सकता है। चलिए आज चर्चा करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए, चूँकि मैंने अभी खुद एडीजे का जो छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू दिया है, तो मुझे ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ में क्वालिफाई करने के लिए आपको बेरेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। So if you have any command on BERECT, you may be sure eligible or competent to attempt all these questions। जो है आपको अगर BERECT पे कमांड है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाए होंगे। तो चलिए आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका था, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम पर प्रभाव नहीं डालता है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी गिवन अंडर द ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट इफेक्ट एनी रूल ऑफ। तो कौन से रूल पर ये इफेक्ट नहीं डालता है? देखिए हमारा सेक्शन 2 बहुत क्लियर कहता है कि अध्याय 2 मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अध्याय 2 की कोई भी बात मुस्लिम विधि पर लागू नहीं होगी। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम शाश्वतता के विरुद्ध धारा 14 में है और यह अध्याय 2 में आता है, इसलिए इसका आंसर मॉमडन विधि के होगा। मॉमडन लॉ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की संपत्ति को अंतरित किया जा सकता है? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्रांसफरेबल कर सकते हैं? तो इसका प्रोविजन सेक्शन 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी संपत्तियां वहां बताई गई हैं जिन्हें विच आर नॉट लाइबल टू बी ट्रांसफरेबल, जिसमें है राइट टू री एंट्री इज नॉट री ट्रांसफरेबल, पब्लिक ऑफिस को आप अंतरण नहीं कर सकते, पेंशन आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, और एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर कोई भी ऐसी संपत्ति है जिसे विधि ने निषेध नहीं किया है वो आप अंतरण कर सकते हो। तो इसका आंसर सेक्शन 2 का डी हो जाएगा। कोई भी ऐसी संपत्ति जो किसी विधि द्वारा निषेधित नहीं है आप उसका अंतरण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ए बी को 1000 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह ए की पुत्री सी से विवाह करेगा। अंतरण के दिन सी की मृत्यु हो चुकी है। अंतरण है, देखिए अंतरण बिल्कुल शून्य है क्योंकि असंभव कार्यों पर सामचरित सारे करार शून्य होते हैं। ये सेक्शन 36 में आपको बताया गया है। तो ए गिव्स ₹1000 टू बी ऑन कंडीशन दैट he shall marry A's daughters. A at the date of transfer C was dead. The transfer is void. ट्रांसफर बिल्कुल void है, तो इसका 3 का सेक्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट पेंडेंसी का सिद्धांत आधारित है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंसी इज बेस्ड ऑन। तो देखो लिस्ट पेंडेंसी आपने पढ़ा होगा सेक्शन 52 में। लिस्ट पेंडेंसी का अर्थ आप लोग सब जानते हैं कि अगर किसी भी कॉम्पिटेंट में किसी दो पक्षकारों के बीच किसी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और विवाद के दौरान यदि वो संपत्ति कोई व्यक्ति अंतरित कर देता है तो उसका अंतरण न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। अगर वो निर्णय जो है जिस व्यक्ति ने अंतरण किया है उसके पक्ष में आ गया तो अंतरण वैध होगा, अगर उसके फेवर में नहीं आया तो अंतरण ट्रांसफर शून्य होगा। तो नेचुरल लिस्ट पेंडेंसी के द्वारा किया गया अंतरण हमेशा न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है। और ये साम्य का भी सिद्धांत है कि कोई भी वाद कालन के दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट कोई भी अंतरण ना किया जाए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4th का डी। ए और बी दोनों ही इसके सही हैं। अब सेक्शन पढ़ते पढ़ते क्या है कि क्वेश्चन को भी सेक्शन नजर आता है। अब देखिए बोलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5
मुंह से निकल रहा है सेक्शन। तो चलिए अर्थ लगा लीजिएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर रहे हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A किससे संबंधित है? सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ, तो सभी को सब पता है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सभी आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो 5th का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कब बिक्री का निबंधन आवश्यक है? तो बिक्री की डेफिनेशन आपको सभी को बताई गई है 54 में। कब इसका जो है रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल इज नेसेसरी। तो नेचुरली है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से अधिक होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना 54 में मैंडेटरी है, और अगर उसकी संपत्ति 100 रुपये से कम है तो आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, डिलीवरी के द्वारा भी दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है आपका 6th का क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत बंधक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज नॉट इन रिलेशन टू ए मॉर्गेज। तो मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज में आप किसी व्यक्ति को एक संपत्ति ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांसफर के बदले में आप उससे कुछ पैसा लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पर्पस कभी एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना नहीं होता। ये केवल संपत्ति में एक ऐसे हित का अंतरण होता है जो आपने लोन लिया है उसको सिक्योर्ड करने के पर्पस से किया जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ये है, ये कहता है कि इसके संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो इट इज द ट्रांसफर फॉर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। नो, ऐसा नहीं है। मॉर्गेज के मामले में कभी भी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता है। ये केवल जो आपने लोन लिया है उसको सिक्योर्ड करने के लिए किया जाता है। तो 7th का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के पट्टे की समाप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि अचल संपत्ति का अगर आपको पट्टा टर्मिनेट करना है तो लिखित नोटिस के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके बारे में सेक्शन 106 की सब क्लॉज 4 में बताया गया है। तो इसका सही आंसर 8th का बी होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्या दान के लिए आवश्यक नहीं है? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट। तो गिफ्ट के लिए क्या आवश्यक नहीं है? डोनर और डोनी का तो होना चाहिए। दूसरा अपना बी में कंसिडरेशन लिखा है, प्रतिफल, और हिंदी में करार लिखा है। और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी का भी दान हो सकता है, अंतरण की स्वीकृति भी चाहिए। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि हिंदी में शायद करार शब्द लिखा गया है तो उसका मतलब प्रतिफल से लगा लीजिएगा, कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। 9 का बी। ये क्वेश्चन आपका कैंसिल भी हो सकता है हिंदी की वजह से, क्योंकि हिंदी में शब्द करार आ गया है। इवन करार की भी आवश्यकता नहीं होती किसी प्रकार के उसमें करने के लिए, इसका मतलब, लेकिन जो इंग्लिश में कंसिडरेशन है वो ठीक है। तो 9th का बी आंसर होगा। सेक्शन 10, वही क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम आपने अच्छी से डेफिनेशन पढ़ी है कि क्या होता है। कोई भी अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है, अप्रतिभूत ऋण होता है, या साथ में एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। चल संपत्ति में ऐसा कोई भी हित जो दावेदार के कब्जे में नहीं है। तो ये 2 चीज़ें एक्शनेबल क्लेम होती है। तो हमारा अनसिक्योर्ड डेप्ट और चल संपत्ति में कोई भी हित जो है वो हमारा एक्शनेबल क्लेम होता है जो दावेदार के कब्जे में नहीं है। तो राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विद लायबिलिटी। तो यहाँ पर दायित्व का भी जो आप क्लेम कर रहे हैं, जबकि केवल एक्शनेबल क्लेम में बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में ही क्लेम किया जाता है। तो इसका आंसर 10th का डी होना चाहिए। बाकी की के बाद पक्का कंफर्म होगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका डी आंसर अप्रोप्रिएट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यायालय शुल्क अधिनियम के अंतर्गत स्टंप बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति
अगर नियम की अवज्ञा करता है या नियुक्त ना किया गया व्यक्ति स्टंप बेचेगा तो कितने दंड का प्रावधान किया गया है। तो स्टंप एक्ट का सेक्शन 34 इसके दंड के बारे में बताता है कि आपको 500 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह तक की सजा हो सकती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही ठीक होंगे। 11th का डी आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको होमवर्क में देता हूं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में लिख के दीजिएगा, फिर मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन तो आप भी जरा बताइए कि आपके हिसाब से इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। चलिए, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट में आप आंसर करके बताइएगा कि किसने क्या आंसर लगाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। न्यायालय शुल्क अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। इन रिलेशन टू द कोर्ट फीस एक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो फॉल्स आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ए कहता है, निर्णय की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन यदि वे डिग्री की तिथि से 19वें दिन या उसके पश्चात उपस्थापित किया गया है, वहां वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस देय होगी। इफ द an application of review of judgment is presented on or after the 19th day from the date of degree, the fee leviable on plaint or memorandum of appeal shall be payable। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने उसके 30 दिन के बाद किया है तो उस पर उतनी ही फीस दे होती है जितनी वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर दे होती है। तो यहाँ 19वां दिन जो लिखा गया है ये कथन जो है असत्य कथन है, गलत है, ये सही नहीं है। और बी को अगर हम पढ़ें कि निर्णय और पुनर्विलोकन के लिए आवेदन यदि डिग्री की तारीख से 30 दिन से पूर्व किया जाता है तो उचित न्यायालय फीस वाद पत्र या अपील के ज्ञापन की उद्ग्रहणीय फीस की आधी होगी, ऐसा फीस एक्ट में लिखा है। अगर आप शेड्यूल्ड देखेंगे तो ये वाला कथन सही है और ए कथन असत्य है। तो इसलिए इसका आंसर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो 13 का ए होगा। चलिए, न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 19 संबंधित है। तो सभी को मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 14 किससे संबंधित है। ये हमारा इसमें डॉक्यूमेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है कोर्ट फीस से, जो है डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट फीस जो है। तो इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा 14 का, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स को उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है जिन्हें कोर्ट फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, ये आगे बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति की तरह क्वेश्चन जो है। तो अब आपको बताना है जो है। अब वहाँ पर तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में देते समय सब माइंड से स्लिप हो जाता है, जितना पढ़ा होता है आधा याद ही नहीं आता ना। और बहुत से क्वेश्चन आप कभी कभी करते होगे, हमसे भी ऐसा ही होता था। हम लोगों ने जो जुडिशरी के एग्ज़ाम दिए उसमें ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन ये सही है, ये गलत हो जाता है। ऐसा होता ही है, बहुत से आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पर घबराना नहीं है, आपको आगे चलते रहना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है, अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एक्टेड इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट, किसके विरुद्ध जो है लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ट्रस्ट के मामले में लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। इसका आंसर 15 का ऑप्शन डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत परिसीमा काल की समाप्ति से पहले ए ने बी की बकाया राशि के ऋण के रूप में लिखित में अभिस्वीकृति किया और चुकाने का वायदा किया। ऐसी स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा। अगर देखिए आप सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट का देखेंगे कि आप अगर कोई लिखित में किसी भी डेप्ट को एक्नॉलेज कर देते हैं उसकी ड्यू डेट से पहले, तो ऐसी अभिस्वीकृति से नया परिसीमा काल लागू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 16 का। जो कानूनी नियोक्ता की अवधि के दौरान परिसीमा काल क्या होगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीगल डिसेबिलिटी जब तक रहती है तब तक परिसीमा काल जो है निलंबित रहता है, उस पीरियड को काउंट नहीं किया जाता। और जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद आपका जो अवधि में जो शेड्यूल्ड दिया गया है उसके अनुसार आपका परिसीमा काल चालू होता है। ठीक है, तो 17 का ए होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में परिसीमा काल क्या माना जाएगा। देखिए, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो लगातार ब्रीच होता रहता है तो हर बार परिसीमा काल बढ़ता रहता है, उसका कोई निश्चित परिसीमा काल नहीं होता। हर बार जब आप उल्लंघन करेंगे वहां से नया परिसीमा काल शुरू हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, एवरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन एट एवरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाद दायर करने के अधिकार के प्रारंभ होने के पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय सीमा अधिनियम में कहाँ प्रावधानित किया गया है। तो कौन से सेक्शन में प्रावधानित किया गया है। सेक्शन 16 में इसका प्रोविजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा 19 का। चिर भोगाधिकार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए समय सीमा का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है। तो चिर भोगाधिकार द्वारा आपको पता है समय सीमा सेक्शन 25 में दी गई है, और अगर आप लगातार 20 वर्ष तक काबिज रहते हैं तो आपका उस पर अधिकार हो जाता है, और गवर्नमेंट की दिशा में 30 साल है। तो इसका सेक्शन आपका 25 है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 32 को किस संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। तो रिपील द अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, धारा 25 और 26 और धारा 2 में सुकुचार की परिभाषा उस राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू नहीं होती है जिस पर भारतीय सुकुचार अधिनियम का समय के लिए विस्तारित हो। तो ये सेक्शन हमारा 22 का सेक्शन 29 में बात बताई गई है कि लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 29 इसके बारे में प्रोविजन करता है कि धारा 25 और धारा 2 में सुकुचार की परिभाषा उन राज्य क्षेत्रों के मामलों में लागू नहीं होती है जहां भारतीय सुकुचार अधिनियम विस्तारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का धारा 29 के बारे में ये बात कही गई है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बैंकार के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी डेफिनेशन में दिया गया है। अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकर्स आल्सो इंक्लूड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकरण में लिखित अधिनियम की धारा 10 किससे संबंधित है। तो 10 तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसमें हमारा आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी समयिक अनुक्रम में संदाय की बात करता है, और वो इसमें आपका ऑप्शन नहीं था जो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, तो वो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए 24 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकरण में लिखित अधिनियम के अंतर्गत विदेशी विधि में उपधारणा संबंधित है। अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन लॉ इज रिलेटेड, किस बारे में प्रिजम्पशन दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 137 प्रकरण में लिखित अधिनियम के अंतर्गत विदेशी विधि की उपधारणा से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 लिख देखते हैं। भुगतान रोके जाने का निर्देश बैंकर को जारी किया गया हो तो यह अभियुक्त के लिए प्रकरण में लिखित अधिनियम के अंदर दंडनीय अपराध के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए, अगर आपका कोई भी चेक चाहे इनसफिशिएंट फंड की वजह से, चाहे स्टॉप पेमेंट की वजह से, चाहे सिग्नेचर मिसमैच की वजह से अगर आपका डिसऑनर हो जाता है, तो इस सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 138 के लिए वो अपराध बनता है। तो इसलिए इसका आंसर भी 26 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकरण में लिखित अधिनियम के अध्याय 14 संबंधित है। तो 14 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, तो उपरोक्त सभी से उसमें प्रोविजन किया गया है। चेक क्रॉस्ड जर्नली की भी बात करता है, वो चेक क्रॉस स्पेशली की भी बात करता है, और क्रॉसिंग ऑफ चेक आफ्टर इशू की भी बात करता है। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
अब इसमें तो बहुत से लोगों ने, आपने तुक्का भी लगाया होगा, मुझे मालूम है, तुक्का आपका ठीक होगा, सबने डी लगाया होगा। किस किस ने डी लगाया है मुझे बताना, आप कमेंट्स में लिख के चलिए। पर्क में लिखित के बारे में उपधारणाएं की जाएंगी। प्रिजम्पशन एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी मेड। तो किस किस मामले में प्रिजम्पशन की जाती है, इसमें आपको धारा 118 एनआई एक्ट देखना है, और ये सारे ऑप्शन ठीक है। डेट के बारे में भी की जाती है, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट के बारे में भी की जाती है, डेट होल्डर इज इट होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके बारे में भी की जाती है। ये सारे ही ऑप्शन 28 के ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 29 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 29, प्रक्रम में लिखित के रचयिता, प्रतिग्रहिता या पृष्ठांगक का अपने अपने दायित्व से उन्मोचन हो जाता है। द मेकर, एक्सेप्टर्स और इंडोसर respectively of a negotiable instrument is discharged from liability। तो बाय कैंसलेशन और बाय रिलीज दोनों के द्वारा ही आप अपने अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो जाते हो। सेक्शन 82 में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो आंसर होगा 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, रजिस्ट्रेशन अधिनियम में सरकार के द्वारा या पक्ष में निष्पादित कुछ दस्तावेजों की छूट संबंधित है। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट executed by or in a favor of government is related to। तो अगर सरकार के पक्ष में आपने कुछ किए हैं निष्पादित दस्तावेज, तो उनकी छूट के बारे में सेक्शन जो है हमारा 90 प्रोविजन करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम में सरकार के द्वारा पक्ष में कुछ निष्पादित दस्तावेजों की छूट है, इसका प्रावधान धारा 90 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। सेक्शन 31 कहता है कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत वसीयत से भिन्न दस्तावेज जो किसी भी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में 10 वर्ष से अधिक अदावकृत हो नष्ट की जा सकेंगी। तो इसके बारे में आपको प्रोविजन 85 सेक्शन में मिलेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, डॉक्यूमेंट other than wills remaining unclaimed in a registration office for a period exceeding 2 years, इसका आंसर है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसका ऑप्शन 31 का टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत मिथ्ये कथन करने, मिथ्ये नकल या अनुवाद को परिदत करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के लिए शस्ति कितनी होगी। Under the Registration Act, penalty for making false statement, delivering false copies or translation, false personation and abatement। तो कितना दंड होगा, इसके बारे में 32 में बताया गया है कि आपको 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ जुर्माने की बात नहीं लिखी है, केवल 7 वर्ष का कारावास है। तो ऑप्शन ए इसका ठीक हो सकता है। सेक्शन नंबर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसके बारे में देखेंगे कि 33 के कौन से सेक्शन, 32 के कौन से सेक्शन में दिया गया है। सेक्शन नंबर 82 में इसका प्रोविजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा फीस नियत की जाएगी। तो किस चीज के लिए फीस नियत की जाती है, तो सेक्शन 78 आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्टर की तलाशी के लिए राज्य सरकार, और भी बहुत से उपमत दिए गए हैं उसमें, जिसके लिए राज्य सरकार फीस तय करती है। तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर ए टेबल फॉर फीस पेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फॉर सिक्योरिंग द रजिस्ट्रेशन। इसमें दोनों ही आंसर सही हैं। 33 का सी सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, इसलिए इसका आंसर सी होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 34, रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत निष्पादन के प्रतिज्ञान से भिन्न आधार पर रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने वाले उप रजिस्ट्रार के आदेश का रजिस्ट्रार को अपील करने का समय कितना है। अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, टाइम लिमिट टू अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन इज। कितने दिन में आपको अपील करनी है। सेक्शन 34 में कहा गया है कि सेक्शन 34 नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 डेज में आपको इसके बारे में अपील करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डेज।
अगला क्वेश्चन है 35, रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत शपथ दिलाने और कथनों के सार को अभिलिखित करने की शक्ति किसमें है? तो इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 63 में दिया गया है और रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 63 इस बारे में प्रोविजन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विदेश अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 14(a) के अंतर्गत न्यायालय को कब विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? जहां भी न्यायालय आवश्यक समझता है तो वो जो है उस आधार पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक होगा। 36 का जहाँ भी न्यायालय आवश्यक समझता है वहाँ पर वो जो है विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिमिटेशन ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो हमेशा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट का समय 3 साल होता है, ये सभी को आपको पता है। चलिए 38, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। निर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 के अंदर फेरफार किए बिना अपरिवर्तन से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं धारा 18 में, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन देन आइदर पार्टी मे इंस्टीट्यूट सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप उसका परिशोधन करा सकते हैं सेक्शन 26 में। तो 39 का बी आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 के लिखतों को भागते रद्द किया जा सकता है, इसके लिए प्रोविजन सेक्शन 32 है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 फर्दर रिलीफ अंडर द सेक्शन 34 मस्ट बी वन अवेलेबल। आप एक फर्दर रिलीफ भी आपको जो है अगर अवेलेबल है और आप जो है उसे नहीं मांगते हैं तो आपका सूट डिग्री नहीं किया जाएगा डिक्लेरेशन के लिए। और ये फर्दर रिलीफ जो होती है आपकी मेन रिलीफ के साथ जुड़ी होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंटल होनी चाहिए, उसी से संबंधित होनी चाहिए जो आपने डिक्लेरेशन से संबंधित मांगी है। तो इसीलिए इसका आंसर एन एडिशनल ऑन द डेट ऑफ सूट को हम फर्दर रिलीफ मान सकते हैं। बाकी इसका आंसर आप जो है एक बार चेक कीजिए कि के साथ आने पर 41 का ए होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति और मादक द्रव्यों को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति कौन सी धारा में है? तो सेक्शन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का ए है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर होगा ए, सेक्शन 66 में ये प्रोविजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर बात करता है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 8A चैप्टर किससे रिलेटेड है? ये अनुसूचित क्षेत्रों के विशेष उपबंधों से संबंधित है, इसका आंसर 43 का ए होगा। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में आपसे सिक्योरिटी कहाँ पे ली जाती है? तो सेक्शन 59 में आपसे जो है सिक्योरिटी लेने का प्रोविजन है, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पेनल्टी फॉर ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ इज डिफाइंड। अगर जीवन के विरुद्ध आप कोई अपराध करते हैं तो उसके बारे में पेनल्टी का प्रोविजन कहाँ किया गया है? तो 7A चैप्टर में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी 45 का ठीक होगा। 46 कहता है अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट्स आर्टिकल्स इंप्लीमेंट्स यूटेंसिल्स मटेरियल्स कन्वीनियंस एटसेट्रा इज रिलेटेड टू। तो कहाँ पे कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है? 46 का आपका 47A में ये प्रोविजन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी आपका ठीक होगा। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा या पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द कर सकता है। तो कैंसिलेशन के ग्राउंड आपने पढ़े होंगे, ये दोनों ही ठीक हैं। अगर आप फीस नहीं देते हैं या आपके द्वारा कोई कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस किया जाता है तो दोनों ही कंडीशन में आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट क्लोजिंग ऑफ शॉप्स टू द सेक ऑफ पब्लिक पीस इज रिलेटेड। पब्लिक पीस के लिए कौन सी धारा में शॉप बंद की जा सकती हैं? तो वो धारा तो इसमें है नहीं, 48 का
तो धारा 24 में प्रोविज़न किया गया है और वो धारा इसमें नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 49 है छत्तीसगढ़ी आबकारी अधिनियम धारा 23A किससे संबंधित है? तो 23A किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये मदिरा के संबंधित विज्ञापनों का इसमें प्रतिषेध किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिलेटिंग टू लिक्वर का इसमें प्रोविज़न किया गया है। और उन अपराधों के लिए शास्ति जिसके लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वहाँ पर 1000 रुपये की पेनल्टी है जो आपकी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हमने 1 से 50 तक इस वीडियो में कर ली हैं। आशा है 30 मिनट में हमने काफ़ी अच्छे से समझा है। इसका नेक्स्ट वीडियो हम अगला तुरंत जल्दी डालेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में और कोई डिस्कशन करना है आपको, कोई किसी क्वेश्चन का ऐसा लगता है कि आंसर कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।